This कि a conference school will now management be software recorded. is collection of computer instructions especially designed to manage the day-to-day administrative tasks of schools. School management software allows school to digitally monitor the daily activities along with managing all the resources and information on a single platform. ठीक है, तो सिंगल प्लेटफॉर्म पर हमें ये सारी चीजें मैनेज करनी थी। तो ये डिजिटल सॉफ्टवेयर के बारे में, ये सॉफ्टवेयर क्या है, बस थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद है कि देयर आर 3 पार्ट्स इन मैनेजमेंट सिस्टम नेमली। पहला यहाँ पे पार्ट है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, दूसरा पार्ट है यहाँ पे फी बिलिंग पे, और तीसरा पार्ट है यहाँ पे स्टूडेंट रिजल्ट। यानी कि ओवरऑल प्रोग्राम को 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है ना। ओवरऑल प्रोग्राम को 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया, जिसमें से एक मॉड्यूल स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है, दूसरा फी बिलिंग और तीसरा स्टूडेंट रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हाईली डिस्क्राइब किया गया तीनों चीजों को कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आना है ना। यहाँ पर ये बताया गया कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आपको लेना है। वो था कि नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो आप नेम ऑफ द स्टूडेंट इनपुट करा लेंगे, स्ट्रिंग में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट की एक आईडी इनपुट करानी है तो एक आईडी आपको इनपुट करा लेंगे। उसके बाद है यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस। बहुत बेसिक सी चीजें हैं, आप इनको इनपुट करा लीजिए। ये इनपुट होने के बाद आपको क्या करना है कि दूसरा मॉड्यूल बनाना है जो है फी कलेक्शन। और फी कलेक्शन में आप जो फीस इनपुट करेंगे हर एक बच्चे की, वो फिक्स है पहले से। फीस आपको पहले से ही फिक्स करके रखनी है, जिसमें से स्कूल फीस 35,000, बुक फीस 5,000, लाइब्रेरी फीस 500, स्विमिंग फीस 1,000, बस फीस 1,000, योगा फीस 400। ठीक है, ये पहले से आपको फिक्स करके रखनी है। यानी कि आपको स्कूल फीस के नाम से एक वेरिएबल बना लीजिए, उसमें ये फीस असाइन कर दीजिए। बुक फीस का एक वेरिएबल बना लीजिए, उसमें ये असाइन कर दीजिए। लाइब्रेरी फीस के नाम से एक वेरिएबल बनाइए, उसमें ये असाइन कर दीजिए। स्विमिंग के नाम से बनाइए, उसमें ये असाइन कर दीजिए, बस फी एंड योगा फी। तो आपको सिंपल 6 वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं जिसमें आपको ये डेटा असाइन करा देना। यहाँ पर जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन वाला डेटा था बच्चों, दिस वन, ये वाला, इसमें आपको वेरिएबल तो क्रिएट करने हैं लेकिन डेटा यूजर से इनपुट कराना है। यहाँ पे कह रहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज टू बी गॉट फ्रॉम द यूजर, यानी कि यूजर ये सारी इंफॉर्मेशन इनपुट करेगा, आपको फिक्स नहीं करके रखेंगे। लेकिन फीस स्ट्रक्चर में फीस सारे बच्चों की सेम है, तो वो आपको पहले से फिक्स करके रखनी है। नाउ बात आ जाती है द मार्क्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ 5 स्टूडेंट एज फॉलोज। बेसिकली इन्होंने 5 बच्चों का एक डिटेल यहाँ पर हमें दे दी है कि किस तरीके से बच्चों के मार्क्स होंगे। इसमें बायो है, साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है। आप इनको चेंज भी कर सकते हो। आपको लगता है कि सब्जेक्ट आपको अपने हिसाब से चाहिए, यू कैन टेक योर सब्जेक्ट, नो प्रॉब्लम, राइट। तो तीसरा मॉड्यूल ये है। तो 3 यहाँ पे मॉड्यूल है, स्टूडेंट का रिजल्ट है, फी बिलिंग है और स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब बात आती है कि इसको परफॉर्म कैसे करना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है the following is the expected as a Python programmer use function for student information, fee calculation, marks statement। यहां पर मैंने आपको ये भी गिवन किया है कि आपको किस तरीके से इसको लेके चलना है। यानी कि आप 3 फंक्शन बनाइए पूरे प्रोग्राम में। पहला फंक्शन जो होगा वो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के रिलेटेड होगा, दूसरा फंक्शन फी कैलकुलेशन के लिए और तीसरा फंक्शन मार्क्स स्टेटमेंट के लिए। ठीक है ना, तीनों फंक्शंस को आप अलग अलग बनाइए। तीनों को आपने अलग अलग बनाने के बाद यहां पर है गेट द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग सुटेबल डेटा टाइप्स एंड प्रिंट द स्टूडेंट डिटेल्स। अगर हम स्टूडेंट की डिटेल को प्रिंट कराना चाहते हैं, शो कराना चाहते हैं, तो वो लिस्ट, वो डेटा हमें क्या हो जाए, यहाँ पर शो हो जाए, वो पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट द टोटल फीस विद जीएसटी ऑफ 80। आपने फीस पहले से ही कैलकुलेट करके रखी है। कैलकुलेट नहीं मतलब फीस के आपने हेड्स पहले से बना रखे हैं, उनकी कितनी कितनी फीस होनी चाहिए वो सब आपने पहले से कर रखा है।
उन सबको जोड़ के आपको 18% जीएसटी उस पर लगा देनी है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, सिंपल मैथमेटिकली फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद है कैलकुलेट द सब्जेक्ट वाइज पास परसेंटेज फॉर ऑल द सब्जेक्ट यूजिंग लिस्ट द फॉर्मूला लिस्ट। फॉर्मूला 2, कैलकुलेट द पास परसेंटेज। इसमें ये कहा है कि जो सब्जेक्ट आपके हैं, देखिए यहाँ पर आप डिक्शनरी का भी यूज कर सकते हो, है ना, कि बायोलॉजी तो ये आपका क्या हो गया, डिक्शनरी हो गई, की हो गई, वैल्यू क्या हो गया आपका 85। ऐसे आपके जो सब्जेक्ट हैं वो इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कॉमर्स वालों के अलग हैं या बायो वालों के अलग हैं, और सीएस, है ना, ये 5 सब्जेक्ट हो गए। तो आपने क्या किया, डिक्शनरी यूज कर ली। इंग्लिश की हो गया, वैल्यू उसकी क्या हो गई 74, सबके लिए सेम है ना, ऐसे मैथ्स के लिए, ऐसे साइंस के लिए, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो मांगा है उसके लिए, इसमें मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिस्टेड कर दिया है कि अगर सब्जेक्ट वाइज आपको परसेंटेज निकालनी है कि सब्जेक्ट वाइज बच्चों के किस तरीके से मार्क्स हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाई 100, इससे आपको सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट आपको मिल जाएगा कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रिजल्ट क्या रहा है। उसके बाद बात आती है प्रिंट द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट फील्ड इन ईच सब्जेक्ट, द पास मार्क्स इज 35। पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ पे 35 मैंने गिवन किया है, आप इसको 33 में भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर बच्चे फेल हो जाते हैं बेसिकली, देखिए आपको ये 5 बच्चे हैं, इनका डेटा के ऊपर ही आप इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये लिस्ट आप यूजर से इनपुट कराएंगे, राइट। तो यहाँ पर आपने लिया और यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि प्रिंट द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट फील्ड इन सब्जेक्ट पास मार्क्स इज 35। तो उन सारे बच्चों की आपको लिस्ट प्रिंट करनी है जो सब्जेक्ट में फेल हैं। ओके, एंड next thing is calculate the total marks of each student and find the student who has got the maximum marks in the class। आज कैलकुलेट करना है आपको टोटल मार्क्स, और जिस बच्चे के सारे मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, जिस बच्चे के मार्क्स सबसे ज्यादा हैं उसको आपको शो करना है, ठीक है। तो इसको लेके कैसे चलेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखो एक एक मॉड्यूल आप कंप्लीट कीजिए, एक एक फंक्शन कंप्लीट कीजिए, तो फिर आसान रहेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, ठीक है। देखिए एक मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ। स्टूडेंट इन्फो नाम से एक फंक्शन आपने बना लिया, डेफ, एंड इसके अंदर आपने सारी फंक्शनलिटी रख दी। मैं यहाँ पे बस एक मैसेज दे रहा हूँ, फंक्शनलिटी रिलेटेड टू फंक्शन 1, ठीक है। अब आपने दूसरा फंक्शन बनाया, ये फंक्शन आपका है फी, आई थिंक, लेट मी चेक, फीस, मैं केवल फीस बना लेता हूँ। इट्स अप टू यू, आप फंक्शन का नाम क्या रखते हैं, फंक्शनली रिलेटेड टू फंक्शन 2, शुड आई से related to fees billing
and this one is student data entry. ठीक है, and third function we have result, functionality to student result. ठीक है, तो मैंने 3 फंक्शन बना लिए ऐसे। इसमें हर एक फंक्शन में अच्छी सी बड़ी बड़ी सी डेफिनेशन रहेंगी जितना कि इस प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है, राइट। एक स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि आपने 3 फंक्शन बना लिए बच्चों। अब क्योंकि पाइथन के अंदर कोई भी मेन फंक्शन नहीं होता, तो एक स्टैंडर्ड तरीका ये है कि आपने जब ये सारा काम कर लिया, तीनों अलग अलग फंक्शन बना लिए, आप एक मेन नाम से फंक्शन बनाइए। किस नाम से? मेन। ये बहुत अच्छा है कि स्टैंडर्ड है ये मेन नाम देना। अब ऐसा नहीं है कि सर इफ यू वांट टू गिव दे अनदर नेम तो क्या चलेगा नहीं? हाँ बिल्कुल चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट एक स्टैंडर्ड है बच्चों, आपने एक मेन नाम का फंक्शन बनाया और जो भी आपके फंक्शंस आपने बनाए हैं फाइनली उन सारे फंक्शंस को इस मेन नाम के फंक्शन में कॉल कर दी। उससे क्या होगा, एक आपको पता है कि एक आपके पास अलग फंक्शन है जिसके अंदर आप ये सारा फंक्शन कॉल करेंगे। तो मेन को सबसे लास्ट में बनाइए, ये सारे फंक्शन आपने बना दिए, मेन को सबसे लास्ट में बनाइए और फाइनली फिर मेन को कॉल करें। तो अब आपका 3 फंक्शन कॉल नहीं हो रहे हैं फाइनली, ठीक है ना। आपके 3 फंक्शन कॉल नहीं हो रहे, आपका सिर्फ एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। ट्राई टू बड़े केसेस में क्या है बच्चों, जब प्रोजेक्ट बड़ा होता है, ट्राई टू पुट द कमेंट्स, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने डाल दिया स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये जरूरी होता है, जरूरी तो वैसे नहीं है, लेकिन आप अगर करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट समझने में और बनाने में भी आसानी। इंफॉर्मेशन अभी ये केवल 20 लाइन है, मे बी ये 100 लाइन हो सकती है। और यहाँ पर आपने डाल दिया स्टूडेंट फी, तो आप इजीली चीज़ों को जल्दी समझ पाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर दे दिया आपने। फिर यहाँ पर एक और फंक्शन आपने बना रखा है, यहाँ पर आपने एक और फंक्शनैलिटी दे दी, स्टूडेंट रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे आपने दे दिया मेन फंक्शन, या मेन नहीं भी दीजिए, यहाँ पर सिंपल कॉलिंग मेन फंक्शन कॉलिंग मेन फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। यहाँ पर मेन फंक्शन कॉलिंग, तो ये केवल इतना पार्ट है जो आपको मेन जो कॉलिंग करनी है, बस मेन फंक्शन कॉल करना है। इससे ऊपर की जितनी भी वर्किंग है वो सब आपकी डेफिनेशन या और भी चीजें हैं। आपको जो कॉलिंग में करना है सिर्फ एक फंक्शन करना है। ये क्या करता है ना, ये आपकी चीजों को बेटर तरीके से मैनेज कर देता है। मेन फंक्शन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो स्टैंडर्ड रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, वो ये रहा है कि एक मेन फंक्शन हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। पाइथन में भी मेन फंक्शन है, अभी मैं उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, वो मैं बाद में इंट्रोड्यूस करूंगा आप लोगों को। तो पाइथन में एक जो मेन फंक्शन है वो थोड़ा अलग टाइप का है, तो इसलिए हम एक यूजर डिफाइंड मेन फंक्शन बना लें, जिससे कि एक स्टैंडर्ड भी बनेगा और चीजें इजीली क्लियर भी हो जाएंगी। और फाइनली जो भी फंक्शनैलिटी है बस आप मेन के अंदर कॉल कीजिए और मेन फंक्शन को रन करा दीजिए। well right now not possible। शोम, किसी के पास अगर वो नई आईडी का आईडी पासवर्ड्स वगैरह हो तो रिप्लेस को सेंड कर दो, क्योंकि अभी मेरे को ये करने का टाइम लगेगा। चलो मैं देखता हूँ।
मैं करके कर देता हूँ। चलो अभी ओपन होने दो इसको, ठीक है, फिर करते हैं, अभी मैं करता हूँ। हम्म तो चीज़ें एकदम आसान है। एक एक मॉड्यूल लेके चलिए, सबको एक साथ मत लेके चलिए। एक मॉड्यूल चलाए, एक मॉड्यूल पर पहले काम कीजिए, फिर दूसरे मॉड्यूल पे, फिर तीसरे मॉड्यूल पे। इस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाइए, ठीक है ना। और कोशिश कीजिए कि बाय दिस संडे आप इसे कंप्लीट कर लीजिए एक दिन में। स्टूडेंट इन्फो एकदम बन जाएगा, फीस में कुछ भी नहीं है। रिजल्ट में थोड़ी सी चीजें फंक्शनलिटी ज्यादा है कि मैक्सिमम मार्क्स भी शो करने हैं, और आपको स्टूडेंट का सब्जेक्ट वाइज भी डेटा शो करना है, तो उसमें थोड़ा सा एक टाइम लगेगा। बाकी दो फंक्शन तो आपके ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक आपका तीसरा फंक्शन कंप्लीट नहीं होता, आप तीसरे को मत कॉल कीजिए, दो फंक्शन के ऊपर ही फंक्शनलिटी चला के देख लीजिए। एक फंक्शन बना, पहले एक फंक्शन की फंक्शनलिटी चला के देख लीजिए, खत्म। वो फंक्शन सही चल रहा है, सारी चीजें ओके हैं, फिर दूसरे फंक्शन को बनाना स्टार्ट कीजिए। तो फंक्शन टू फंक्शन वाइज आपको बनाना है। एक साथ आप सीधे सब कुछ हौच पौच करेंगे, मैशअप हो जाएगा, उसमें चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो इंडिविजुअल एक फंक्शन बनाइए, पहले स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन इनपुट कराइए, उसको कैसे प्रिंट कराना है ये सारी चीजें सीख लीजिए, बस, ठीक है। एक फंक्शन कंप्लीट हो गया। फीस पहले से फिक्स करके रखिए और इसको जीएसटी लगा दीजिए उस पर 18%, वो भी बड़ा आसान है। सिंपल कैलकुलेशन रहेगी मैथमेटिकल। यहाँ पर उसका कोड डाल दिए फीस के तरफ, आप देखिए कि दोनों फंक्शन प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं। अब दोनों फंक्शन प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं तो अब रिजल्ट को बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तीनों को मेन के अंदर कॉल करा दीजिए और मेन को फाइनली कॉल करा दीजिए, ठीक है। ऐसी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप कहो कि सर हम तो डायरेक्टली इन तीनों को ही कॉल करा देते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे कुछ गलत है, गलत नहीं है। दिस टाइम टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड, राइट। ये एक स्टैंडर्ड है कि आपने जो तीनों मॉड्यूल अलग अलग बनाए हैं उनको आप एक एक फंक्शन के अंदर रख के और फिर उस फाइनली फंक्शन को कॉल करा दीजिए, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड माना जाता है ताकि आप चीजों को कैटेगराइज कर सकें, राइट। चलिए, तो ये सिंपल सा एक फंक्शनलिटी थी आज जिसके बारे में मेरे को डिस्कस करना था। एक एक फंक्शन बनाना स्टार्ट कीजिए बच्चों, एक फंक्शन बनाइए, और उसके बाद अगर फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। हम्म, हाँ, तो अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो फिर मैं जहां पर भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी फिर हम वहां पर आपसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एनीवन कैन सेंड दिस लिंक to show him as well and on group. If someone is on mobile, the person who are on the mobile, please send this link in or on the group so other people can join the class. Okay, चलिए। अपार्ट फ्रॉम दिस एक मेरे को टॉपिक भी डिस्कस करना था आप लोगों के साथ, और टॉपिक ये है कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होगा वैसे तो कि व्हाट इज लोकल एंड व्हाट इज लोकल ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है बच्चों, कोई भी वेरिएबल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी वेरिएबल, अगर कोई भी वेरिएबल इनसाइड द ब्लॉक है, राइट, तो किसी फंक्शन के अंदर है, तो वो वेरिएबल हमारा कहलाया जाता है लोकल वेरिएबल, ठीक है। एंड एनी फंक्शन विच इज आउटसाइड द ब्लॉक दैट इज कॉल्ड ए ग्लोबल वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग a इक्वल टू 10 एंड आई एम डिफाइनिंग ए फंक्शन डेफ, बहुत ध्यान से देखो, m, or should I say f, and I print here a, right? And what happened now, the output of this,
The output of this code is will be 10, right? Let's see cd desktop /12 and python space learn.python. ठीक है? The output is 10, right? If suppose I have one more function, one more variable here, then anyone can guess the output now? Yes, everyone. Anyone can guess the output? Okay, 100. Vidushi, that's good. Anushka, Vashu, Divya, Tanuj, Tanu, Raghav, Ekta. Okay, that's good. All answers are absolutely right. And you know the reason why? Because the preference for local first. प्रेफरेंस जो हमेशा मिलती है प्रायोरिटी की अगर हम बात करें, ये तब का केस है बच्चों जब वेरिएबल के नाम सेम है ना. अगर बाय चांस वेरिएबल का नाम यहाँ पर A1 होता तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि फिर तो वैल्यू तो हमें एक ही प्रिंट करनी है, तो वैल्यू विल बी 10. लेकिन हाँ, बाय चांस अगर ग्लोबल, in that case this is a local variable which I highlighted right now, and this is the global variable which is highlighted right now, right? So this is a global variable and this is a local variable, and local variable की जो preference है वो हमेशा ज्यादा होती है. but अगर suppose मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना देता हूँ f1 के नाम से, and my requirement is what? My requirement is to call A here, right? My requirement is to call A here only, and F1 I'm calling here. Okay, can anyone guess output? $110. Okay, Arun 110, Raghav 110, Arun 10 again, and Divya 10. Tanuj no output. That's good. That's weird. And only 10, 10, 10, 10. Ekta 10, Anushka 10, Monica 10, Raghav 10. Okay. Okay, take it, fine. So yes, output will be 10 only because f will be called, but I am not printing the value. f1 is called, so f1 will print 10. Okay, let's see the output once. Let me clear this. Yeah, the output will be 10. And I'm clearly telling you because this A is a global variable, right? It can be accessible inside the f, it can be accessible inside the f1. यहां पर ये जो a है, this one a, remember this one a, ये जो है हमारा वो लोकल वेरिएबल है. कैसा वेरिएबल है ये? लोकल वेरिएबल है, एंड लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द ब्लॉक. ओके, इफ सपोज I received a message, let me check. Tanuj not local. Not getting. Tanuj, what do you want to say? Yes, Tanuj, what do you want to say? I'm not getting your answer or whatever you are saying. Okay. Yeah. So back to the topic. Here F1, I'm calling F1 A. So that A is what? Global A, not this one A, right? अगर ये F के A को कॉल करता तो वैल्यू क्या आती? 100 आती. लेकिन मान लेते हैं बच्चों बाय चांस मेरा जो कोड है वो कुछ इस तरीके से. Yes. Now, anyone can guess the output? Yes. Now anyone can guess the output? Okay. Getting error. Okay.
all are saying error. Okay, okay, fine. Now what happened here? मम्मी इसलिए बहुत सारा नेट बचा जिनका। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर F1 को अगर मैं कॉल कर रहा हूं, है ना, F1 और F को मैं कॉल कर रहा हूं, बेसिकली F को कॉल का कुछ है नहीं फिलहाल, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, एरर दे दिया। क्यों? आई वॉन्ट टू कॉल ए, तो ए F के अंदर तो डिफाइन है नहीं, F1 के अंदर तो डिफाइन है नहीं, F के अंदर डिफाइन है, और यहाँ पर जो हमारा ग्लोबल ए था जो इसको एक्सेस करता था वो भी यहाँ पर अभी एक्सेसिबल नहीं है, सो इट जनरेट एन एरर। इज इट क्लियर? Fine, right? So let me write A here. Now anyone can guess the output? Yes. Before F1 I'm declaring somewhere A. Okay, 2 answers, 3 answers, 10 10 10. Raghav, Arun all said 10. 10 will be the output. Okay, let me check for you. Right, 10, right? Why? Because before the calling of F1, A is declared. Before the calling of F1, A is declared, so that this A is used here. ठीक है? Let me move this A here. Okay, and I remove this F1, F actually not requirement. Yeah. Now, can anyone tell what will be the output? Yes. Yes. Okay. Error. And 2 3 4 4 4 name error. Okay, that's good. Name error. Okay, that's good. Yeah. So if I run this code, I got the error, because before the calling, when I call F1 and inside the F1 there is A is calling, so A F1 को मिला ही नहीं, A डेफिनेटली है, लेकिन वो है इन दोनों की कॉलिंग के बाद। F1 जो फंक्शन है, अगर मैं इसको कॉल कर दिया यहाँ पर, उसके बाद A कहीं डिक्लेयर है, तो उसकी कोई यूटिलिटी फिर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसको ये चेक नहीं करेगा, भले ही ये ग्लोबल है, लेकिन यहाँ पर इसको ये चेक नहीं करेगा और यहाँ पर जनरेट कर देगा क्या, एरर। ठीक है, तो हम आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्टेप अगर आप ध्यान रखना चाहें तो ग्लोबल डिक्लेरेशन फर्स्ट स्टेप, उसके बाद फंक्शन डेफिनेशंस और उसके बाद फंक्शंस कॉलिंग। ठीक है, ये एक 3 स्टेप का स्टैंडर्ड आप ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको जो भी ग्लोबल वेरिएबल देने हैं उनकी डिक्लेरेशन कर दीजिए, उसके बाद फिर आपके जो भी फंक्शंस हैं उनको डेफिनेशन दे दीजिए, और फिर तीसरे नंबर पे जो भी फंक्शंस आपने डिफाइन किए हैं उन्हें आप कॉलिंग किसी भी ऑर्डर में कीजिए। ठीक है, लेकिन ये एक ऑर्डर का आप ध्यान रखिए कि ग्लोबल डिक्लेरेशन सबसे पहले दे दें आप, फिर फंक्शन डेफिनेशन, जो भी फंक्शन की डेफिनेशन देनी है, और उसके बाद आपको फंक्शंस की कॉलिंग करनी है। ठीक है, सो ये एक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, जब आप फंक्शन सीख चुके हैं, क्योंकि तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर को आप फॉलो कीजिए और आपको फिर ये एरर्स जो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी वो एरर्स की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होंगी। ठीक है, तो एक जिन लोगों ने अभी तक प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है मुझे, वो एक फंक्शन बनाए, आज एक फंक्शन बनाए स्टूडेंट का, फिर कल एक फीस का बनाना है, तो आराम से वो प्रोजेक्ट 3 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसमें बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ है नहीं, कुछ चीजें हो सकता है कि आप ना कर पाए, तो उसको फिर मैं आपको मॉडिफाई कर लूंगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन आप इनिशियली उसको स्टार्ट कीजिए बच्चों। 2-3 आप फंक्शन एक फंक्शन बनाएंगे तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरा फंक्शन हमें हम क्या क्या नए चेंजेस कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट जब आपने कंप्लीट कर लिया उसके बाद उसमें चेंजेस समझ में नहीं आएंगे,
बहुत सारे चेंजेस ऐसे समझ में आएंगे, आपको लगेगा कि अरे नहीं इसकी जगह हम ऐसा कर देते तो हमारा प्रोजेक्ट और बेटर हो सकता था। ठीक है ना? तो आप बहुत बेसिक से स्टार्ट कीजिए और कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाइए। मैं आपके लिए एक और प्रोजेक्ट नया तैयार करता हूँ तब तक। जिन लोगों ने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिए हैं उन लोगों के लिए, जिन लोगों ने पहला प्रोजेक्ट अभी सबमिट नहीं किया है, पहले वो लोग उस पे बेसिक्स पे एकदम फोकस करते उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर सेकंड प्रोजेक्ट पे आप लोग मूव करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये आज प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको देना था ताकि आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें, क्योंकि कुछ बच्चे भी प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट कर पा रहे थे। और ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। इसके बाद मैं कल से बच्चों मूव करेंगे हम लोग फाइल हैंडलिंग की तरफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट और वेरी इजी टॉपिक सा है, उस पर हम लोग काम करेंगे। अभी तक जो हम काम कर रहे थे वो हम काम कर रहे थे कि हमने डेटा बनाया, डेटा के अंदर कोई वेरिएबल डाला, वेरिएबल में कुछ डेटा स्टोर किया, और वो डेटा आपका जो है वो रन टाइम पर चल रहा है, उसके बाद डेटा सेव नहीं हो रहा। अभी हम यहाँ पर आपका पाइथन के अंदर जो कंसेप्ट है वो CSV फाइल का भी है कि आप CSV फाइल बना सकते हैं। ठीक है, जो मोबाइल वगैरह में आपकी फाइल बनती है डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, तो उस तरह की फाइल यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी लैंग्वेजेस में CSV फाइल वगैरह, नॉर्मल लैंग्वेजेस में C++ में आपकी नहीं बनती है, लेकिन ये जावा ने बहुत, सॉरी पाइथन ने बहुत ही ईजी कंसेप्ट के साथ इसको आपको प्रोवाइड कराया है। तो कल से हम उस पर फोकस करेंगे, बट आप प्रोजेक्ट को साइड बाई साइड लेके चलिए, उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, चलिए। तो आज के लिए इतना, मैं आपको प्रोजेक्ट सेंड करता हूँ, राइट? चलिए, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडे?